अस्सलाम वालेकुम। साथ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रेचल खान। साथ के साथ मैं आपकी मुलाकात हर हफ्ते किसी ऐसी सेलिब्रिटी से करवाती हूं जो सिर्फ ना एक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से बाहर बाइस से फ़ख्र उन लोगों को समझा जाता है। आज भी मैं एक ऐसी ही जगह मौजूद हूँ। हमारे लेजेंड हैं, बहुत बड़े फनकार हैं, टीवी, रेडियो, स्टेज, फिल्म, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बहुत बड़े फनकार हैं। स्पेशली मैं इनकी आवाज़ की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बोलते हैं तो क्या खूब बोलते हैं, एक्टिंग करते हैं, बाकमाल एक्टिंग करते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा और इसके अलावा बहुत ही हम्बल, वेरी पोलाइट, वेरी डिसेंट, वन एंड ओनली राशिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू रिचल, तुमने तो बाकायदा बड़े शॉर्ट्स लफ्जों में अच्छा खासा वो मेरा जो है उस इमेज को मल्टीप्लाई कर दिया। मैं तो बड़ा दरवेश आदमी हूँ, ये बस ब्लेसिंग है जो ये सारे भरम चल रहे हैं। थैंक यू, आप इस प्रोग्राम के लिए वेलकम के साथ मेरे पास आई। इट्स अ प्लेजर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगी कि आपने इतने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और आपने इतने हमें यहाँ पे बुलाया और हमें इज्जत बख्शी। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जिंदगी में बेपनाह रोल किए और सबसे फेवरेट रोल। देखो रिचल, मैं समझता हूँ किसी भी आर्टिस्ट के लिए ये जो अपने किरदार होते हैं उसके बच्चों की तरह होते हैं और उसमें बच्चे जो होते हैं ना घर के किसी भी पेरेंट्स के, वो उनमें एक आध शरारती भी होता है। मैं समझता हूँ कि आपके, अगर मैं अपने किरदारों को अपने बच्चे कंसिडर करूँ तो उसमें कोई एक आध शरारती बच्चा, कोई एक आध ऐसा रोल जो कुछ थोड़ा सा लोगों में किसी को पसंद आया, किसी को बुरा लगा। चूंकि मेरे मोस्टली रोल तो नेगेटिव मेजॉरिटी ज्यादा हो ही नहीं। मुझे अपने सारे के सारे किरदार, मैंने कोई भी किरदार जो किया आज से 36, 37, 38 बरस पहले जब मैंने सबसे पहला शाहीन का किंग फर्डिनेंड किया था, तो जो मेरे पेशेंस, जो मेरी तवज्जो, जो मेरी डिवोशन और जो मेरा एक कैफियत थी, वो आज भी जब मैं कोई भी काम करता हूँ तो आज भी वैसी है। तो मेरे लिए मेरे सारे रोल जो हैं वो मेरे पसंदीदा रोल है। आपके बारे में हमेशा यही कहा जाता है कि आपको कैरेक्टर कोई भी दिया जाए आप उसमें जान डाल देते हैं। देखो रिचल, मेरी ग्रूमिंग, मेरी तरबियत जो है ना वो रेडियो की है। मैं जिस दौर में रेडियो मैंने ज्वाइन किया तब तो टीवी था ही नहीं हमारे मुल्क में। मैं ऐनी शायद हूँ जब रेडियो पाकिस्तान लाहौर में पाकिस्तान का पहला टीवी स्टेशन बना था, वो रेडियो के अंदर बना था। पाकिस्तान से पहले नहीं, पाकिस्तान में टीवी तो नहीं था ना, रेडियो था। रेडियो ऑफ कोर्स रेडियो। तो मैं उस वक्त रेडियो पाकिस्तान लाहौर में था जब पाकिस्तान में पहला टेलीविजन स्टेशन बना था और ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर के अंदर जो सेल्स ऑफिस है उनका वहाँ बना था। अच्छा। तो वहाँ से बेसिकली रेडियो से आपने सीखा। मैं ब्रॉडकास्टर, लेकिन मेरा पहला टेलीविजन पे जब वो शाहीन वाला हुआ वो मैंने कराची टेलीविजन से किया था। अच्छा। लाहौर से नहीं था। मैं कराची रेडियो पे भी रहा, तो मेरा जो टेलीविजन का आगाज है वो कराची टेलीविजन से है और फिर ये सिलसिला आज तक चलता चला जा रहा है। तो अभी तक आपने इतना काम किया, हमने आपको बहुत देखा, बहुत फेवरेट लोगों में, ऑफ कोर्स फेवरेट लेजेंड लोगों में आपका शुमार होता है। तो क्या समझते हैं, अपने आप को कंप्लीट समझते हैं कि बहुत कुछ कर लिया? देखिए, जब कोई भी फर्द ये समझ लेता है ना कि मुझे जो कुछ करना था वो मैंने कर लिया। मतलब मैं मिसाल देता हूँ, मुझे बेशुमार फोरम्स में, बेशुमार प्रोग्राम्स में कीजिए, आपके हम असर तो सारे के सारे डायरेक्टर बन गए हैं, आपने ऐसा कोई काम क्यों नहीं किया? तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि भाई, मैं जो कमिटमेंट लेके निकला था कि मुझे ये करना है, मैं समझता हूँ कि मैं अभी भी इसमें बहुत कुछ कर सकता हूँ वो जो मैं नहीं कर पाया। बिल्कुल एक तो कामयाब हम असर डायरेक्टर हो गए, शायद उनकी एक्टिंग वैक्टिंग खत्म हो गई होगी। उन्होंने जितनी आपको बचपन से शौक हुआ होगा, आपने कहा होगा मैं इसी को कंटिन्यू रखूंगा। सो एक्टिंग
कैसे एक्टिंग में आए और कैसे स्टार्ट हुआ? फैमिली में क्या कोई इस फील्ड से एसोसिएट था? जी मैं बताता हूँ। असल में मेरे फादर जो है उनका लिखने लिखाने से ताल्लुक है। लिटरेरी लोग जो है सब कॉन्टिनेंट में वो सब मेरे वालिद के नाम से शनासा है, नाजिश काश्मीरी। मैं उनका बेटा हूँ। अच्छा माशा। मेरे घर में जब तक मेरे वालिद हयात रहे इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स बहुत बहुत बड़े लिखारी, बहुत बहुत बड़े फिल्म स्टार, बहुत बहुत बड़े शायर, पोइट, अदीब, ये सब एक बैठक मुस्तकिल उनकी जिंदगी में रही। अच्छा। और मैं जब छोटा सा था तो मैं देखता था कि यार ये जो जब इस तरह के अहबाब हमारे घर में मेरे वालिद साहब के पास आए होते हैं तो मोहल्ले में कम से कम एक थोड़ा सा एक होता कि यार वो फलां राय साहब आए हुए, किसी का ये कहना था कि यार वो आरिफ अब्दुल मतीन। तो इंस्पायरेशन इस काम की जो है वो मुझे अपने घर ही से मिली। जो बैठक थी मैं उसमें छोटा सा था लेकिन मैं बड़ा कम्युनिकेटिव बात भी था, बुजुर्गों से सलीके से बात छोटे होते भी करता था, अब भी मुझे आती है, अब भी ऐसे ही करता हूँ। तो सो मुझे कुछ मुआफ़क़त सराउंडिंग से दस्तयाब रही जिससे मेरी ग्रूमिंग होती रही। फिर मैं बड़ों की बातों को सुना करता था इन लोगों की। अच्छा। ये सारे के सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो हयात है वो लिविंग लेजेंड है, और जो अल्लाह मियाँ के पास होते हैं वो सारे के सारे कोटेशंस हैं उनकी प्रोफाइल में। तो जब आप ऐसी सोबतों में रहते हो तो फिर बहुत कुछ सीखते हो। तो मुझे इंस्पायरेशन वहां से मिली, लेकिन मुझे फील हुआ कि मैं लिखने लिखाने के बजाय ये एक्टिंग वाला शोबा है, ये शायद कंपैरेटिवली मुझे लगा कि ये मैं ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। फिर मेरा जब रेडियो मैंने ज्वाइन किया, बिल्कुल छोटा सा था, 10 बरस का था जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया। अब मैं 60+ हूँ, तो इट मीन्स कि मैंने तो सारी जिंदगी किया ही यही है। फिर टेलीविजन आ गया, फिर रेडियो के साथ साथ मैंने स्टेज पे भी बहुत काम किया। अच्छा, खुद कोई लिखने का शौक? शेर वेर कहता हूँ। कोई शेर सुना दे हमें। मैं अपने एक गजल का शेर सुनाता हूँ कि राशिद तमाम उम्र रहे ख्वाब में मगन, जो जागते तो ख्वाब की ताबीर देखते। एक और मक्ता है मेरे एक और गजल का कि मिलती बड़े नसीब से दर्द की दौलत, राशिद ये तेरा कर्ब तेरी आगही से है। तो सो लिटरेरी लोगों से मुआफ़क़त रही तो जाहिर है आप अच्छे लोगों के पास बैठो तो आप कितने भी नालायक हो आप सीख जाते हो ना। हाँ। तो सो मेरी जिंदगी में ये मेरी जितनी भी आउटपुट आपको दिखाई देती है सारा फैज उन सोबतों का, बड़े लोगों का है। सोबत में कौन कौन शुमार है आपकी सोबत? मैंने बताया ना ये जितने मैंने मसलन में अभी अब जहाँ मैं रहता हूँ, जिस समानाबाद जिस जगह में रहता हूँ, इस सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े 2 लेजेंड वहाँ रहते थे। मैं पड़ोसी हूँ मरहूम खतील शफाई साहब का और मरहूम अहमद अदीम कासमी साहब का। उसके अलावा मेरे समानाबाद में सराउंडिंग में और बहुत बहुत बड़े मुतबर नाम है इस जिनकी शनाख्त दुनिया भर में, वो सारे के सारे वहाँ रहते हैं। और फिर मैं आज भी सीखने के प्रोसेस में जो चीज़ मुझे समझ नहीं आएगी वो मैं फील करता हूँ कि कौन मुझे प्रॉपर इसके बारे में बता सकता, मैं चले जाता हूँ उसके। इतनी खूबसूरत आवाज़, इतना अच्छा आप बोलते हैं रेडियो पे, टीवी पे वैसे भी, और जब भी आपको देखा आप में बहुत पुख्तगी, क्या ये शुरू से थी या टाइम के साथ साथ आती रही? पता क्या होता है, जब इंसान को इरादा कर, सबसे पहले तो आपको अपने अंदर ये डिस्कवर करना होता है इस दुनिया में जितने भी इंसान, सारी प्लेनेट अर्थ जिसको कहते हैं, उसमें जहाँ जहाँ भी कोई है वो सबको एक ही खाम मटेरियल से ऊपर अल्लाह मियाँ ने बनाया था, मट्टी से बनाया गया, और सबके कंटेंट्स जो वो एक ही हैं। लेकिन उस रब ने कुछ बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जिनको एक एक्सक्लूसिव अता दे रखी होती है। वो क्या अता अल्लाह ने आपको एक दूसरों से फाजल दी हुई, इसकी डिस्कवरी जो है वो आपको खुद करनी है, दरियाफ्त करनी है। उसमें बाज़ दफा बड़ा टाइम लग जाता है उसकी डिस्कवरी में, बाज़ दफा आप बड़ी छोटी उम्र में अपने अंदर डिस्कवर कर, तो जो डिस्कवर कर लेता है ना फिर उसमें जुस्तजू और तहकीक का एलिमेंट बढ़ जाता है। मोस्टली आजकल मैंने ये खास तौर पे देखा है कि शोबिज
बहुत सारे लोग आर्ट किसको नहीं पसंद, आना चाहते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, आपके अंदर का एक जो आर्ट होता है उसको मार दिया जाता है, सारी जिंदगी प्रेशर में गुजार दी जाती है. ये हमने नहीं करना. मेरे ख्याल से अगर आप पढ़ाई की तरफ, आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने ये बनना है, आपने वो बनना है, एक उनको बचपन से एक वही दिया जाता है, आपने इसी राह पे चलना है. तो बहुत सारे ऐसे लोग जो ख्वाहिशमंद होते हैं, अपने आप को नहीं निकाल सकते, क्या सोचते हैं कि उन वालिदैन को, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस जो है, बीइंग ए मुस्लिम, हमारा रिलीजन जो है वो इस कदर वाइड एंगल है कि दुनिया में कोई दूसरा रिलीजन ऐसा नहीं है. बेशुमार इसमें आजादियां हैं, लेकिन ये सारी की सारी मादर पिदर आजादियां नहीं है. एक हदें हैं उसके अंदर रहते हुए. देखिए आर्ट की फॉर्म जो है ना, उसमें अब बहस को थोड़ी सी दाएं बाएं निकल जाती है. आप अपने बच्चों को स्नबिंग एटीट्यूड में रखते हैं, बेटा क्या बनोगे, क्योंकि अम्मा की ख्वाहिश है डॉक्टर बनना, वो बेचारा मजबूरी में कह रहे ना. आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, सब कुछ पढ़ाएं, डिग्रियां लें. अब तो डिग्रियां मास कम्युनिकेशन में बच्चे ऐसी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इस कंप्यूटर पे, वो क्रिएटिव एलिमेंट बच्चों ने. तो मैं समझता हूँ कि आपका बच्चा जो है वो अगर डिग्निटी, वकार और एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए मुस्लिम उन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रह के ये सारा कुछ करना चाह रहा है, तो उसको मेरे ख्याल से इजाजत दे देनी चाहिए, तो करने देना. और फिर ये मेरा ख्याल है कि फैशन इंडस्ट्री और हमारी ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो इसमें सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, दुनिया भर में सबसे ज्यादा पेइंग बिजनेस है. डिग्रियां लेके सही कह रहे हैं. ये हमारी यूथ जो है वो तो करके दिखा. आजकल तो जितने भी देख रहे हैं बहुत अच्छे, अब तो काफी लाइक बड़ी अच्छी फैमिली से लोग भी इस तरफ रुझान कर रहे हैं, सब भी पढ़े लिखे आ रहे हैं, और उससे बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में ग्रूमिंग आई है, काफी बेहतरी आई है, हमारी फिल्म का रिवाइवल हुआ, हमारे कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, अपने रूट से रिलेटेड होके दुनिया को बता रहे हैं. जो एक हमारे यहाँ ठहराव आ गया हुआ था फिल्म के हवाले से, ड्रामे के हवाले से, ख्वाब बिकने शुरू हो गए हुए थे, इंस्पायरेशन फला हो गई हुई थी, तो हम वापस अपने रूट्स की तरफ आ रहे हैं. ये बड़ी अच्छी इंडिकेशन है. कोई फिल्म देखी इस साल, इससे पिछले साल जो भी रिलीज हुई? अभी साल में फिरी में क्या फिल्में देखूंगा. पाकिस्तान के जितने भी प्रीमियर्स वगैरह पे गए होंगे, मैं जाता हूँ, देखता हूँ. तो क्या उसका स्क्रिप्ट आपको, पहले भी आपने फिल्म्स देखी, आपने फिल्म में काम किया, क्या डिफरेंस लगता है, क्यों नाकामी की वजह ज्यादा क्या है? एक तो सबसे पहली बात यह है कि हमारी हर वो चीज ज्यादा कन्विंसिंग होती है जो हमारे रूट से रिलेटेड होती है. हजरत अली करमल्ला वजह का कॉल है कि ये मत देखो कौन कह रहा है, गौर इस पे करो ये क्या कह रहा है. इट मीन्स कि जो बात है वो बड़ी होती है. फिल्म हो, ड्रामा हो, स्टेज हो, सबसे बड़ा जो उसमें एक कन्विंसिंग जो एलिमेंट होता है वो होता है आपका मैटर. आपको अपने व्यूअर को सुनाने के लिए, दिखाने के लिए कोई बड़ी बात है आपके पास. अगर वो बड़ी बात आपके हाथ में है तो आप किसी भी मुंह से सुनाए, वो एक बार तो हर शख्स उसको गौर से सुन लेगा. और अगर वो बड़ी बात जो है उसको सलीके से कंपाइल करके अच्छे बासलीका और हुनरमंद लोगों की एक टीम मिलके कंपाइल करती है, तो वो फिर आपके कानों और आंखों के रास्ते आपकी रूह तक उतरती है. सुकून है कुछ, लेकिन कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं. मेरी यूथ बड़ी माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड. नहीं, कुछ सबसे बेहतर आजकल के दौर में कौन सी फिल्म लगी देखने के बाद के आपने देखा हो कि ये स्क्रिप्ट के लिहाज से बड़ी स्ट्रांग है, इन्होंने अपना सब्जेक्ट समझा दिया हमें? आजकल के तो आप देखें कि एक मैं आपको बताऊं कि फिल्म्स तो बहुत बन रही हैं, और मैं नाम नहीं लूंगी. एक फिल्म पे मुझे भी कहा गया कि आप ये एडिटिंग पे थी, फिल्म देखें. मैंने फिल्म देखी और मुझे नहीं पता कि एंड भी मैंने देख लिया, और उसके बाद मुझे पता है क्या कहा गया, अब इसका एंड किसी को बताइएगा नहीं. अब आई वाज शॉक्ड, इसका एंड था क्या जो मैंने किसी को बताया. सो आपको सब्जेक्ट की समझ नहीं आ, बेसिक स्क्रिप्ट उस तरह के स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? असल में पता क्या है, हमारा मुल्क जो है ये मिनहसुल कौम पिछले 70 वर्ष में, मैं अब किसी भी वक्त पैकअप शॉट मेरा अरेंज हो जाएगा और चले जाऊंगा, अल्लाह क्या. हमारे यहाँ अभी तो आपका बहुत इंडस्ट्री की जिम्मेदारियां हैं. हमारे
معاشرے کا منحصر القوم المیہ یہ ہے کہ مس کاسٹنگ ہے، جس کو جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں نہیں ہے. ہمارے ہاں پرچی مافیا نے برباد کیا، ہماری فلم انڈسٹری کو نان پروفیشنل لوگوں نے برباد کیا، ہماری ڈرامہ انڈسٹری کو کیری پیکرز نے برباد کیا. پیسے والے آگے، ان کو پتا کہ یار یہ چینل سے ان کی ایفیلیشن ہے، بنایا ڈرامہ، بک بھی گیا، چل بھی گیا، دیکھا. اب اس کے بعد اب ایک ریٹنگ کا ایلیمنٹ آ گیا ہوا ہے. ریٹنگ کا ایلیمنٹ جب سے آیا تو اس میں کریٹو ایلیمنٹ جو ہے وہ نکل گیا. اب لوگ ناگن پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں. گیمک سب ناگن سے ہمارے معاشرے کا ہمارے کوئی سیٹ اپ نہیں، لیکن چونکہ گیمک ہے تو گیمک جو ہے وہ ایکسپلائٹ ہو رہی ہے اور لوگ اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں. لابی سسٹم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بڑا لابی سسٹم ہے، جو قابل لوگ ہیں ان کو اس طرح سے کام نہیں مل رہا. کچھ لوگ جن کو ہم دیکھتے ہیں، دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ ان کو کام کرنا چاہیے، ان کو ان رہنا چاہیے. آج کل وہ ایک ایسا دور آ گیا ہے کہ جس میں لابی سسٹم بہت ہو گیا ہے. میرٹ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کم ہوتے ہیں، کمیٹڈ ڈیووٹڈ. نالائق جو ہوتے ہیں ان کا ایک کرو امبو کثیر ہوتا ہے اور صرف ہر جگہ پہ ہوتا ہے. وہ چونکہ میجورٹی میں ہوتے ہیں اس لیے وہ مل کے ایکا کر لیتے، اور اس میں جو دو چار کام والے ہوتے ہیں وہ پھر بیچارے کسی نہ کسی طرح ان سے جب ان کا بس نہیں چلتا تو. لیکن آؤٹ پٹ جو ہے وہی کنسیڈر ہوگی. آپ کام کرنے میں اور کام ڈالنے میں بڑا فرق ہے. کام کر کے جب آپ دکھا دیتے ہو وہ نام تو بن جاتا ہے لیکن عارضی بن جاتا ہے، لانگ لائف نہیں ہوتا. جی بالکل. ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بریک پہ جانا ہوگا اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ لیجنڈ ون اینڈ اونلی ویری بگ فنکار راشد محمود صاحب موجود ہیں. ان سے کچھ ان کے ذاتی زندگی کے متعلق سوال کریں گے، کچھ پروفیشنل زندگی کے متعلق سوال کریں گے. سو ہمارے ساتھ رہیے گا.